एंड वेलकम टू द तेज सिविल्स प्लेटफॉर्म। आज की न्यूज़ बिट में हम 10 अगस्त के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल्स देखेंगे। द फर्स्ट न्यूज़ इन दिस सेगमेंट राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम को लेके है। रिसेंटली इसके रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स हुई है। ये स्कीम हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, राजस्थान इकोनॉमी में इस स्कीम को कौन सा नोडल डिपार्टमेंट मैनेज करता है, किस डेट को ये स्कीम लाई गई, इस स्कीम में क्या न्यू प्रावधान है, लाइक कैपिटल सब्सिडी का प्रावधान है, एसजीएसटी रिइंबर्समेंट का प्रावधान है। साथ ही कुछ नए सनराइज सेक्टर भी बनाए गए हैं, जैसे कि महिला उद्यमिता, नवीनीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, सौर, पवन, बायोमास में एमसेंट जैसे उद्योग। तो आपसे एग्जाम में दिया जा सकता है प्रीलिम्स में कि कौन कौन से सेक्टर को स्पेशल प्रोविजन या स्पेशल इंसेंटिव आरआईपीएस में प्राप्त हैं। तो आप इस आर्टिकल्स को देखिए, प्रीलिम्स ओरिएंटेड ये आर्टिकल काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है इट इज़ रिगार्डिंग बायोफ्यूल्स। आज 10 अगस्त जो है वो विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये आर्टिकल हमारे लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के अकॉर्डिंगली आप देखिए कि बायोफ्यूल्स की अलग अलग जनरेशन होती है, लाइक फर्स्ट जनरेशनल बायोफ्यूल, सेकेंड जनरेशनल बायोफ्यूल, जेनेटिकली एडिटेड बायोफ्यूल्स। तो आप अलग अलग जनरेशन और उसमें आने वाले एक एक एग्जाम्पल या दो दो एग्जाम्पल को ध्यान रखिए, ताकि अगर आपसे मैच द फॉलोइंग में आता है तो यू कैन ईजिली मैनेज दैट। मेंस एग्जाम में भारत द्वारा कौन कौन सी स्कीम बायोफ्यूल्स की प्रमोशन के लिए चलाई जा रही है, जैसे एथेनॉल ब्लेंडिंग भारत द्वारा 2018 में जैव ईंधन नीति बनाई जाती है। साथ ही जब G20 भारत में हुआ तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की स्थापना की गई। तो साइंस एंड टेक सेक्शन में बायोटेक के अंतर्गत ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोफ्यूल्स और इंडिया का पॉलिसी स्टेचर इस टॉपिक पे क्या है। इसी तरह राजस्थान एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक बहुत अच्छी न्यूज़ आज आई है, जो कि जूली फ्लोरा के बारे में है। इसे हम अंग्रेजी बबूल या विलायती बबूल भी कहते हैं। ये जो है वो हमारे अरावली वाला जो बेल्ट है उसके नेचुरल इकोसिस्टम में एक इन्वेजिव स्पीसीज की तरह काम में करता है। अब इस न्यूज़ के कारण आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अरावली के इकोसिस्टम में क्या क्या एनवायरमेंटल इश्यूज आ रहे हैं, साथ ही अरावली में आने वाले इंपॉर्टेंट पासेस कौन कौन से हैं और अरावली की क्या बायोडाइवर्सिटी इशू है, आप उनको स्टडी करिए। मेंस रिगार्डिंग ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन एनवायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड एक आर्टिकल से है, जिसमें आपने रिसेंटली देखा होगा कि उत्तरकाशी में जो फ्लड्स आए दैट वर द फ्लैश फ्लड्स, और इसमें क्लाइमेट चेंज एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम के रूप में उभर के आया। तो अब क्योंकि सदर्न हिमालय आपके लिए क्लाइमेट चेंज का एक हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप हिमालयाज़ की इंपॉर्टेंट पीक कौन कौन सी है, कौन से इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं, कौन से ग्लेशियर्स हैं जिनसे अलग अलग रिवर्स ओरिजिनेट होती है, आप उसे देखिए। अलग अलग इको सेंसिटिव जोन कौन कौन से हैं, जैसे करंट जहां ये इशू हुआ है वो भागीरथी इको सेंसिटिव जोन में आया है। इको सेंसिटिव जोन कैसे नोटिफाई किए जाते हैं, अंडर विच एक्ट दे आर नोटिफाइड, सो यू शुड स्टडी होलिस्टिकली अराउंड दिस टॉपिक एज वेल। अब ये जो आर्टिकल है ये हमारे मेंस के पेपर 3 के लॉ सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सिलेबस में डायरेक्टली पॉक्सो एक्ट मेंशन्ड है और आप इस आर्टिकल को इंटरलिंकेज करके वहाँ से पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छे डेटा इस आर्टिकल्स में दिए हुए हैं। आप रिलेवेंट सेक्शन से इन्हें कनेक्ट कीजिए कि कौन कौन से क्राइम के लिए कौन कौन सी सेक्शन इन्वोक की जाती है। साथ ही इस आर्टिकल में बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो अत्यधिक उपयोग हो रहा है उससे भी बच्चों का शारीरिक शोषण की जो दर है उसमें वृद्धि देखी गई है। तो आप इसे इंटरलिंकेज कीजिए। आपके साइंस एंड टेक में ओटीटी का टॉपिक डायरेक्ट मेंशन है और पॉक्सो एक्ट, तो आप इन दोनों टॉपिक को इंटरलिंकेजेस कीजिए कि कैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण भी ये इश्यूज आ रहे हैं और क्यों हमें एक प्रॉपर टेक रेगुलेशंस या ओटीटी रेगुलेशंस की ज़रूरत है। नेक्स्ट आर्टिकल जियोपॉलिटिकल इश्यूज से रिलेटेड है। हाल ही में अर्मेनिया और अजरबैजान में सुलह कराने में ट्रंप ने सफलता प्राप्त करी है। आपने बहुत बार न्यूज़ में देखा होगा कि नागोर्नो खैरबाख रीजन जो है वो न्यूज़ में रहता है। तो प्रीलिम्स में ये पूछा जा सकता है कि नागोर्नो खैरबाख रीजन विच इज़ रिसेंटली इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ डिस्प्यूट, तो ये विवाद किन के बीच में है? तो ये विवाद बेसिकली अर्मेनिया एंड अजरबैजान के बीच में है और ट्रंप द्वारा वॉशिंगटन में एक सम्मेलन कराया गया जिसके अंतर्गत दोनों में आपस में सुलह कराई गई। अब क्योंकि ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी डेली न्यूज़ में रहती है तो डेली उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ अपडेट आता रहता है। जो भी एडिशनल अपडेट है आप इन आर्टिकल से देख सकते हैं।
जैसे इस आर्टिकल में बहुत अच्छा है कि पीएम द्वारा 3 डायमेंशनल स्ट्रेटेजी या 3 डायमेंशनल कोर एरिया की बात की गई, विच इज फार्मर, लाइव स्टॉक एंड फिशर फॉक। इंडिया के प्राइमरी कंसर्न पे फार्मर आते हैं क्योंकि यूएस से इंपोर्ट होने वाला जीएम सोयाबीन और जीएम मेज अगर इंडियन मार्केट में आता है तो इंडिया की जो लोकल फार्मर्स हैं उनकी कॉम्पिटिटिवनेस पे बहुत फर्क पड़ेगा। इसके साथ ही लाइव स्टॉक रियरर इज ऑल्सो अ मेजर कंसर्न फॉर इंडिया। आप ध्यान दीजिए कि जब 2019 में इंडिया ने आरसीईपी से एग्जिट किया तब उसके पीछे दिस वाज वन ऑफ द मेन रीजन, बिकॉज इफ चाइना लेट आरसीईपी में इंडिया जाता तो न्यूजीलैंड को इंडिया का मार्केट एक्सेस मिलता, जिससे न्यूजीलैंड की जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और जो डेयरी इंडस्ट्री वो बहुत प्रॉस्पेरस है और इंडिया के लाइव स्टॉक और डेयरी इंडस्ट्री पे डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिलता। तो आप ये 3 डायमेंशनल कोर एरिया जो पीएम मोदी द्वारा टैरिफ के रिगार्डिंग बताए गए हैं, इसे आप अच्छे से देख सकते हैं। आपको एक न्यू पर्सपेक्टिव इन क्वेश्चंस को लेकर मिलेगा। एक और आर्टिकल यूएस, इंडिया और रशिया के बीच में संबंधों को लेकर आया है। इसमें जो सेकेंड आर्टिकल है ये बहुत ही अच्छे तरीके से इंडिया और रशिया के बीच में होने वाले टसल को दिखाता है कि वाई रशिया इज डिस्टेंसिंग स्लोली इटसेल्फ फ्रॉम इंडिया एज वेल। तो मैम 3 बेसिक रीजन देती है। इसमें पहला रीजन मैम देती है कि इंडिया एंड रशिया का जो बायलैटरल ट्रेड है इट्स $68 बिलियन और 90% उसमें जो है ऑयल है। दैट मीन्स वी लैक डाइवर्सिटी व्हेन इट कम्स टू ट्रेड विद रशिया। एडिशनली जब से रशिया पे सैंक्शंस लगे हैं तो रशिया और इंडिया का जो ट्रेड हो रहा है वो बायलैटरल रूपी रूबल में हो रहा है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप नॉस्टॉक वॉस्ट्रोक जो इस तरह के इंडिया के ऑल्टरनेट पेमेंट मैकेनिज्म है उसको पढ़िए। अब रशिया के लिए इशू ये है क्योंकि इंडिया के साथ बायलैटरल ट्रेड है बट रशिया का इंडिया में इन्वेस्टमेंट उतना नहीं है, तो रशिया के लिए रूपी को यूटिलाइज करना मुश्किल हो जाता है। तो ये भी रशिया का एक कंसर्न है। लास्टली इंडिया द्वारा कहा गया कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, तो रशिया एंड इंडिया स्टैंड्स एट क्रॉस रोड इन टर्म्स ऑफ यूक्रेन रशिया वॉर। तो ये रशिया की 3 कंसर्न है। आपसे अगर इंडिया और रशिया रिलेशंस को मेंस में पूछा जाता है तो आप ये 3 एरिया जो कि इंडिया रशिया में बोन ऑफ कंटेंशन बन सकते हैं उनको डिस्कस कीजिए, आप उनको जरूर मेंशन कीजिए। वेरी गुड आर्टिकल है, आप डू रीड देम। इसके बाद ब्रिक्स से रिलेटेड एक आर्टिकल आया है। अब ब्रिक्स हमारे GS3 के सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है अंडर द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। अब वर्ल्ड जो है वो ब्रिक्स से भी एक कदम आगे बढ़ चुका है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रिक्स प्लस, क्योंकि रिसेंटली ये ब्रिक्स के जो सदस्य हैं उसमें नए देशों की एंट्री की गई है। तो आपके लिए प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ध्यान रखें कि कौन कौन से ऐसी कंट्रीज हैं जिनको ब्रिक्स प्लस में एंट्री दी गई है। ब्रिक्स की जो GDP परसेंटेज है वो कितना है, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही मेन्स पर्सपेक्टिव से आप ब्रिक्स वर्सेस क्वाड का एनालिसिस कर सकते हैं कि कैसे इंडिया एक मिड पॉइंट पे है ब्रिक्स वर्सेस क्वाड में एंड व्हाई इंडिया स्टेट एक्ट एज अ स्विंग पावर। तो ब्रिक्स की जो रिलेवेंस है वो बढ़ती जा रही है, तो आप इसको मेंस पर्सपेक्टिव से और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से दोनों से स्टडी कीजिए। साथ ही सेकेंड आर्टिकल में एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट दिया गया है जो कि गुट सापेक्षता का है। इंडिया जो कि अभी तक नॉन अलाइनमेंट को फॉलो करता था, अब देखा जा रहा है कि इंडिया गुट सापेक्षता की तरफ बढ़ रहा है। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इवोल्यूशन का क्वेश्चन अगर मेंस में आता है जो कि डायरेक्ट टॉपिक मेंशन है तो उसमें आप न्यू इमर्जिंग ट्रेंड में इसे जरूर मेंशन कर सकते हैं, जैसे स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, गुट सापेक्षता। ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में न्यू अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही इंडिया रशिया के ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन से रिलेटेड एक और आर्टिकल आज न्यूज़ में आया है। इसके अंतर्गत बताया गया है कि इंडिया और रशिया जो है वो क्रिटिकल मिनरल ट्रेड्स पे डिस्कशन कर रहे हैं कि ताकि वो चाइना की जो डिपेंडेंसी है क्रिटिकल मिनरल्स को लेके वो कम कर सके। चाइना करंटली वर्ल्ड का 85 to 95% ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स जो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स को होल्ड करता है। तो प्रीलिम्स में आपसे फैक्चुअल इन्फो भी पूछा जा सकता है कि कौन देश कितने % रेयर अर्थ मिनरल क्रिटिकल मिनरल्स को होल्ड करता है। तो इंडिया और रशिया की जब रिलेशंस की बात आए तब भी आप इसे एज अ न्यू एरिया ऑफ या स्कोप ऑफ फ्यूचर एंगेजमेंट में ऐड कर सकते हैं कि इंडिया और रशिया इस क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं। आप इस आर्टिकल को पढ़िएगा। इसके अंतर्गत एडिशनल डेटा भी दिया हुआ है कि रशिया के साथ जो ऑयल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है उसका इंडिया वर्सेस यूरोप का भी कंपैरिजन दिया गया है। और चाइना जो कि हमसे ज़्यादा ऑयल रशिया से इंपोर्ट करता है वो यूएस के टैरिफ से इसीलिए बच पाया क्योंकि चाइना की मोनोपोली है रेयर अर्थ मिनरल पे। और जब चाइना द्वारा रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए
तो यूएस की इकोनॉमी और यूएस की इंडस्ट्रीज बैडली इफेक्ट हुई और शायद ये एक बफर के रूप में काम किया गया। परंतु क्या ये एडवांटेज इंडिया के पास है? आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि रिसेंटली ही इंडिया और राजस्थान में भी रेयर अर्थ मिनरल्स पाए गए हैं। तो किन जगहों पे ये रेयर अर्थ मिनरल पाए गए हैं और ये मिनरल्स क्या होते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ बिट्स। आपको हमारा ये नया इनिशिएटिव कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस, प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।